वेरी गुड मॉर्निंग। दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन और पॉल्यूशन प्लस कोरोना धूम मचा रही है दिल्ली में। तो कोरोना केसेस 8,000 पर डे के रेट से चल रहा है। जब दिल्ली में 8 केस मिला था तो लोग शटडाउन करके घर में बंद हो गए थे, और 8,000 में फुल मस्ती रोड पे चल रहा है, गोलगप्पा बिक रहा है। चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं। आपका एसएमएस लगातार आ रहा है अबाउट बिहार इलेक्शंस एंड ऑल, बट लेट्स स्टॉप देयर ओनली। एक पर्सपेक्टिव होता है, एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव होता है, वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि बिहार इलेक्शंस में आउटकम क्या आया, या वहाँ पे आने वाले टाइम में क्या सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस रिक्वायर्ड है। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। बिहार अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा चल रहा था। अब 3 चैलेंजेस हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, तीसरा इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करना। और कई बहुत सारा जब चैलेंज आता है, और अगर आपकी उम्र 28-29 साल हो और आपका टाइम मस्ती वाला हो और मस्ती के आदी भी अगर आप हों, तो फिर आप काम छोड़ करके आप अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। तो फिर जब काम छूट जाता है चीफ मिनिस्टर का, तो मिनिस्टर सब छूट जाता है। मिनिस्टर ढीला पड़ता है तो एम्प्लॉयज़ ढीला पड़ता है, एम्प्लॉयज़ ढीला पड़ता है तो चारों तरफ सिर्फ फंड का लूट और सब पूरा सिस्टम कोलैप्स करता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं वो 24 घंटे में उनको 18 घंटा जीना पड़ेगा काम करने के लिए, और बहुत त्याग करने के बाद इतना काम कर पाते हैं लोग। संभालना बहुत मुश्किल है, इतना डिपार्टमेंट्स है, इतनी समस्याएं हैं, इतना पॉपुलेशन ग्रोथ है। इस बार तेजस्वी यादव को सब लोगों ने वोट किया है। तेजस्वी यादव ने वो अपर कास्ट कार्ड भी खेला। पहली बार आरजेडी से, जो बिहार का मोस्ट डोमिनेंट कास्ट है, जो भूमिहार ब्राह्मण्स हैं, उनको राज्यसभा का एमपी भी बनाया। बहुत लैंडेड कास्ट है वहाँ का, किंगशिप भी इनके पास था। तो ये लोग कम पॉपुलेशन होते हुए बड़ा प्रभावी होते हैं, और आरजेडी के सबसे बड़े विरोधी यही इमर्ज किए थे एक समय के बाद। और खूनी हिंसा का एक बड़ा दौर था लालू के टाइम में। तो अभी मिला करके सब चलने का एक प्रयास आरजेडी का, तेजस्वी का जरूर रहा है, और एमएलए का सीट देना और एमपी बनाना अपने पार्टी से, स्पोक्समैन भी ब्राह्मण्स को नियुक्त करना। तो ये सब कुछ मूव ऐसा है जिसके कारण सारे लोग सोच रहे हैं कि अब ये मास लीडर बनेगा, और बहुत ज़रूरी है कि मास लीडर बन करके ही उभरे और जो कास्ट का धब्बा लगा हुआ है उससे बाहर निकले। ओके, टाइड्स पे आते हैं। और टाइड्स में हमने आपको बताया था न्यूटन का थ्योरी, और न्यूटन के थ्योरी में मैंने आपको बताया था दैनिक ज्वार और अर्ध दैनिक ज्वार की उत्पत्ति। और अर्ध दैनिक ज्वार और दैनिक ज्वार कैसे उत्पन्न होगा, क्या हमने इसको लिखवाया था? एक बार मुझे कंफर्म करो प्लीज, क्या हमने इसको लिखवाया था?
वर्क अबाउट मोदी जी। तुम लोग बार बार पॉलिटिकल मसाला डाल दे रहे हो मुझे। मोदी जी ने देश में ट्रांजिशन किया है बहुत ज़बरदस्त, जिसका फ्रूट आज तो कम दिखेगा, आगे बड़ा दिखेगा। चाहे वो जीएसटी हो या डिमोनेटाइजेशन हो या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो प्रॉब्लम्स है, इथनिक प्रॉब्लम्स था, उस पर जो काम किया, या 370 पे किया, या पॉलिटिकल मुद्दा, कॉम्युनल मुद्दा था सबसे बड़ा देश में, राम जन्मभूमि, उसको भी ख़त्म कर दिया, या फिर लद्दाख को एक पूरा टेरिटरी बना देना। आगे का तो बहुत आगे की सोच दिखाती है। प्लस लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाइना बॉर्डर के पास, प्लस डिफेंस में जो सारी ये जो प्रोग्राम है, क्या है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसका सक्सेस। कई फ्रंट पे पीछे भी गए, कई फ्रंट पे अच्छा भी हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव ट्रांजिशन भारत देख रहा है। गडकरी साहब बहुत मैसिव काम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए तो बहुत याद किया जाएगा। इनके राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद पर तो कोई शक नहीं है। हो सकता है कि कुछ नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ कुछ बहुत सफल नहीं रही, लेकिन पूरे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे सामान्य रूप से, तो बहुत सारी नीतियाँ पूरे विश्व में ही आर्थिक व्यवस्था में कुछ न कुछ इस तरह का उतार चढ़ाव रहा है। अब तो इंडिया में इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कर रहा है, फास्टेस्ट रेट ग्रोथ चल रहा है कोरोना के बाद। देखो आगे अच्छा ही होगा। ओके अभिषेक, फाइनली यू हैव कम। न्यूटन के सिद्धांत को लिखवाया गया था। दैनिक ज्वार अर्ध ज्वार लिखवाया था या नहीं, ये बताओ मुझे, या समझाया था? जब तक आंसर नहीं आता है तब तक हम कैसे आगे बढ़े? न्यूटन की साम्यावस्था का सिद्धांत हो गया था, ओके, लिखवा दिया था, ठीक है, आ गया। अब आप लिखो आलोचना। क्या हमने नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड पढ़ाया था? मुझे, आई एम रियली सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद नहीं पढ़ाया था। नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, लघु ज्वार दीर्घ ज्वार हमने पढ़ाया था, उस पर कुछ लिखवाया था। लघु ज्वार दीर्घ ज्वार क्या हमने लिखवाया था? ओके, ओके, हमने आई गॉट योर आंसर्स, थैंक यू। हमने दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार को लिखवाना है, प्लीज लिखो। लिखो मासिक ज्वार, न्यूटन के थ्योरी में ही है मासिक ज्वार। मासिक ज्वार, पहले इसको समझते हैं, फिर इस पे हम लोग आगे लिखेंगे। मासिक ज्वार दो तरह का होगा। मासिक ज्वार दो तरह का है, एक है स्प्रिंग टाइड यानी दीर्घ ज्वार, और दूसरा है नीप टाइड यानी लघु ज्वार।
स्प्रिंग और नीप टाइड क्या है इसको समझते हैं। आप एक एग्जाम्पल से इसको समझो, उदाहरण से समझाते हैं। मान लो कि ये है सूर्य, ये है सन, और ये है मून चंद्रमा, और ये है हमारी पृथ्वी अर्थ। मून पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करती है, चारों तरफ परिक्रमण करती है, और इस परिक्रमण को लगभग 27-28 दिनों में पूरी करती है। तो ये जो परिक्रमण का पथ है इसको हमने एरो से दिखाया है, और इसको M1 मान लेते हैं, ये M2 होगा, तो ये M3 होगा, तो M4 होगा। चंद्रमा के कलाओं को देख रहे हैं, उसके 4 फेजेस को देख रहे हैं हम लोग। इसको एक डेमो से दिखाते हैं, रुको, ऐसे समझ में नहीं आता है कई बार। मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। दूसरा जो हाथ हमारा राइट हैंड है वो चंद्रमा है, और ये जो वॉल है, दीवाल है इधर, उसको सूर्य मानते हैं। सूर्य की आकृति बहुत बड़ी है, कंसंट्रेट करो, सूर्य की आकृति बहुत बड़ी है। चंद्रमा एक बिंदी की तरह है, छोटी सी बिंदिया है, और पृथ्वी एक बॉल की तरह है। ये साइज का डिफरेंस होगा। तो ये जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ ये चंद्रमा इस तरह से परिक्रमण कर रही है, परिक्रमण कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब मान लो कि रिवॉल्व करते करते चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के एक ही क्षैतिज तल में यहां पर आएगा, है ना। एक बार ऐसे क्षैतिज तल में आएगा तो इसे हम लोग सिजगी कहते हैं, एक शब्द है, इसको हम लोग कहते हैं सिजगी। सिजगी का मतलब है कि जब चंद्रमा, जैसे ये देखो, ये पोजीशन, ये एक तल में आया, M1 और सन और मून और अर्थ, ये तीनों एक क्षैतिज तल में है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिजगी। लिखते जाना साथ साथ, ये हमारा है सिजगी। तो ये कहलाता है सिजगी इन कंजंक्शन। ये सिजगी इन कंजंक्शन है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं युति, युति की अवस्था। और ये जो सिचुएशन है जिसमें चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, इसको नहीं देखना अब ये जो तीनों है, ये तीनों भी एक ही क्षैतिज तल में है। चंद्रमा अगर घूम करके यहां आ गई है तो यहां भी एक ही क्षैतिज तल में है। तो ये जो क्षैतिज तल का निर्माण कर रही है, इसमें चंद्रमा ऑपोजिट है, सूर्य के ऑपोजिट दिख रही है ना चंद्रमा। यहां पर M3 का पोजीशन चंद्रमा से देखो ऑपोजिट हो गया है, सूर्य से ऑपोजिट हो गया है। तो ये जो दशा है सन, अर्थ, M3, ये कहलाएगा वियुति। यह भी सिजगी है लेकिन यह वियुति है। यानी दो सिचुएशन है सिजगी में। पहला सिचुएशन है मून इन द सेंटर, और दूसरा सिचुएशन है अर्थ इन द सेंटर। मून अर्थ और सन के बीच में आ गया, ये सिजगी है, युति की दशा है। और जब अर्थ सेंटर में आ जाए और मून और सन दोनों ऑपोजिट हो तो ये वियुति की दशा कहलाएगी, यानी सिजगी इन ऑपोजिशन। अंग्रेजी अगर देखोगे तो ये है सिजगी इन ऑपोजिशन, ये सिजगी इन ऑपोजिशन है। पहले तो इस दशा को समझो कि सिजगी क्या है और सिजगी का प्रकार क्या है। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। आगे देखते हैं कि जब हम लोग युति की दशा में देखेंगे तो युति की दशा में जो मून का भाग सूर्य की तरफ है ये चमक रहा है, लेकिन जो पृथ्वी की तरफ से आप देखोगे तो ये भाग मून का डार्क है, यानी ये अमावस्या है, ये अमावस्या की दशा है, ये अमावस्या है, क्योंकि पृथ्वी से आप चंद्रमा के डार्क पार्ट को देख रहे हो।
और अगर हम यहाँ आएंगे तो ये भाग ल्यूमिनस है, ये भाग चमक रहा है, ये भाग चमक रहा है, और ये जो दूसरा भाग है ये डार्क हो गया। तो ये हमारा पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा है। यानी अमावस्या और पूर्णिमा की दशा कब बनेगी? क्रमशः युति और वियुति की दशा में बनती है। यानी जब भी सिजगी का पोजीशन आएगा तब पूर्णिमा या अमावस्या आता है। अब आपको देखना है कि हम लोग मंथ का काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो ये हुआ पहला दिन अमावस्या। अब धीरे धीरे जो हम लोग कहते हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी को ही चौथ, जैसे भी करवा चौथ था तो 4th डे ऑफ द मून था, तो ये 4th डे ऑफ द मून। फिर ऐसे जाकर के 8वें दिन या 7वें दिन डिजिटल मून कहते हैं। ये जो मून का पोजीशन लगातार बदल रहा है इसको हम लोग डिजिटल मून कहते हैं। तो ये जब यहां पर आएगा तो ये भाग अर्धचंद्र बन जाता है। ये आधा हाफ दिखता है यहां से, जो ये भाग है ना ये ऐसे, तो ये आधी पूरा सतह नहीं दिखेगा, ये हाफ। यानी देखो पृथ्वी से देखोगे तो ये भाग जो है ना ये ल्यूमिनस दिखता है, ये भाग ल्यूमिनस दिखता है। तो ये अर्धचंद्र की दशा बनती है, यानी ये है अर्धचंद्र। वैसे यहां पे भी जाओगे तो ये जो भाग होगा, ये मान लो इसका हाफ कर लेते हैं, तो ये जो भाग है ये भाग ल्यूमिनस दिखता है। तो ये अर्धचंद्र की दशा बनती है। यानी इसको हम लोग कहते हैं प्रथमांश और ये कहलाता है तृतीयांश। तृतीयांश और प्रथमांश कहलाता है। तो तृतीयांश और प्रथमांश कब होगा? जब ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन 3 सेलेस्टियल बॉडीज 90 डिग्री का जब समकोणीय दशा बनेगा, जैसे सन से लाइन ले लो, ऊपर जाओ, यहां पर ऐसे आओ, तो ये त्रिभुज बना ना, ये त्रिभुज, ये कितना डिग्री का त्रिभुज बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री है। तो वैसे यहाँ भी लोगे तुम, अगर यहाँ भी लोगे तो भी यहाँ पे देखोगे 90 डिग्री का त्रिभुज बनता है। तो जब भी ये 90 डिग्री का त्रिभुज बनेगा, समकोणीय त्रिभुज बनेगा, जब तीनों पिंडों का पोजीशन ऐसा हो कि ये लोग समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, तो उसको कहेंगे प्रथमांश और तृतीयांश। तो ये सिजगी का पोजीशन हो जाएगा। और ये जो पोजीशन होता है इसको कहते हैं क्वाड्रेचर कहते हैं। यह है सिजगी, जो अगर एक सीधे पड़े, और जो समकोणीय दशा बनेगा तो क्वाड्रेचर कहलाता है। सन अर्थ मून इन क्वाड्रेचर, इसको कहेंगे सन अर्थ मून इन क्वाड्रेचर। हॉरिजॉन्टल पे होगा तो कहलाएगा सन अर्थ मून इन सिजगी, या सन मून अर्थ इन सिजगी। 2 तरह का सिजगी होगा, क्वाड्रेचर एक ही तरह का होता है लेकिन वो 2 तरह का होगा। ओके, अब इस पूरे सिचुएशन को अगर आप समझते हो तभी आपको मासिक टाइड समझ में आएगा। पहले इस सिचुएशन को एक बार और रिवाइज करते हैं, एक बार और इसका रिहर्सल कर लेते हैं। देखो, मान लो ये हमारा है अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, और ये मून है, ये घूम रही है चारों तरफ, इस तरह से घूम रही है, चारों तरफ परिक्रमण कर रही है। और सूर्य को स्टैटिक मान लो, एक हमारे राइट की तरफ सूर्य को फिक्स कर लो। तो मून घूम करके जब यहां पर आई तो ये अमावस्या है या पूर्णिमा? ये अमावस्या है, क्योंकि पृथ्वी से आप मून का जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट है, जो डार्क पार्ट है, उसको आप देख पा रहे हो। अब ये सिचुएशन क्या है? युति। अब यहां से मून चल करके यहां पे आया, देखो ऐसे घूम करके यहां पे आया, तो अब ये एंगल बनाया ना, ये समकोणीय त्रिभुज बन गया। तो ये यहां से यहां जब आता है तो चलने क्रम में देखो, यहां पे अगर मून आया तो मून का हाफ भाग, दूसरा राइट हैंड वाला भाग जो हमारे राइट हैंड की तरफ है, वो वाला भाग ल्यूमिनस हो जाएगा, वहां से वो दीप्यमान हो जाएगा, वहां से लगेगा जैसे ये भाग, तो अर्धचंद्र बनता है, वो अर्धचंद्र बनता है। आशा है आप समझ रहे होगे। और उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचेगा तो फिर पूरा चंद्रमा पे लाइट पड़ गया सूर्य का। और वही अगर मान लो चंद्रमा पे सूर्य का लाइट पड़ रहा है और पृथ्वी का केंद्र
और चंद्रमा का केंद्र अगर आपस में मिल जाए तो पृथ्वी क्या करेगी, चंद्रमा पर शैडो क्रिएट कर देगी, तो वही इक्लिप्स हो जाता है। और अगर मान लो दोनों का केंद्र एक समान रेखा में नहीं पड़ रहा है और केंद्र अलग अलग है, साइड में ऐसे ऐसे है, तब चंद्रमा पे लाइट पड़ेगा तो चंद्रमा में पूर्णिमा दिखेगा। लेकिन मान लो चंद्रमा का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र दोनों एक ही रेखा में पड़ने लगे या एक रेखा में पड़ने की तरह अग्रसर हो, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, बराबर आने लगे, तो पृथ्वी का शैडो पड़ जाएगा किसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, तब ग्रहण हो जाता है ना। तो ये ग्रहण की दशा भी हो सकती है। ग्रहण की दशा पूर्णिमा में बहुत भव्य दिखती है। और इसके बाद फिर मान लो कि पूर्णिमा है, 15 दिन हो गया, 8 दिन इधर 7 दिन इधर लगा लो, 15 दिन में यहाँ पहुँच गया। फिर अगला 7 दिन 22वां दिन यहाँ पे मून, तो मून का फिर ये समकोणीय दशा है ना। अब फिर यहाँ पे वापस आएगा तो 29वें दिन 30वें दिन, डिपेंड करता है कि जो इलिप्टिकल पाथ है, जो दीर्घवृत्तीय पाथ है, जो मून का रिवोल्यूशन पाथ है, परिक्रमण पथ है, वो कितना बड़ा वो सर्कल ले रहा है उतना ही टाइम लगाएगा। ये सर्कल फिक्स नहीं होता है, ये कभी सर्कुलर हो जाएगा, कभी इलिप्टिकल हो जाएगा, उसका अंतर आते रहता है। ओके, तो ये चंद्रमा का परिक्रमण है, चंद्रमा का मोशन है इन रिलेशन टू सन एंड द अर्थ, जो आपको पहले समझना है कि पूर्णिमा क्यों होता है, अर्धचंद्र कब होगा, अमावस्या कब होगा। इसको अगर आप समझते हो, एक लूनर मंथ कैसे होता है, वर्ष को महीने में कैसे डिवाइड किया गया है, हम लोगों ने वर्ष को महीने में कैसे डिवाइड किया है, बहुत चंद्रमा के ही रिवोल्यूशन के आधार पर, परिक्रमण के आधार पर हम लोगों ने डिवाइड किया है। ओके, अब आपको ये समझना है कि टाइड से क्या संबंध होगा चंद्रमा के परिक्रमण, जब चंद्रमा परिक्रमण करेगी अपने पथ पर, और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का जो सेलेस्टियल पोजीशन है, जो ब्रह्मांडीय अवस्थितियां हैं, वो जब बदलती रहेंगी तब ज्वार पर क्या फर्क पड़ेगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि दैनिक ज्वार और अर्ध दैनिक ज्वार कैसे उत्पन्न होता है और दोनों के बीच में टाइम लैग 26 मिनट का क्यों होगा, और क्या अंतर है दोनों में, और दोनों के उत्पत्ति में कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, हमने इसका विवेचना किया था पिछले क्लास में। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे टाइड उत्पन्न होगा। बहुत सिंपल सा है इक्वेशन। इसको दैनिक ज्वार के कॉन्टेक्स्ट में, न्यूटन के नियम के कॉन्टेक्स्ट में, न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में, और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इनर्शिया उसके कॉन्टेक्स्ट में, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन उसके कॉन्टेक्स्ट में। और हमने आपको पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्तियों के बारे में बताया, अभिकेंद्रीय शक्तियों के बारे में बताया, ट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताया। तो ये सारे जो फोर्सेज हैं, जो टाइड जनरेटिंग फोर्सेज हैं, उन सबको आपको एज इट इज याद रखना है, और उसी को अब हम अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो युति की दशा में अब दिखाते हैं आपको टाइड कैसे आएगा। तो देखो, मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह को न्यूटन ने क्या मान लिया है, वाटरी प्लेनेट माना है कि ये जल है इसके सतह पर। अब इसके सतह पे जल है और युति की दशा है, तो चंद्रमा हमने एज्यूम किया था कि इसका अगर रेशियो 11 मीटर का अगर ये टाइड उत्पन्न करेगा, चंद्रमा अगर 11 मीटर का टाइड उत्पन्न करता है, ये जो हम कलर कर दे रहे हैं इस तरह से, ये 11 मीटर का हम टाइड मान लेते हैं। ये जल का 11 मीटर का उत्थान चंद्रमा करता है, और सूर्य भी उसके सामने है, तो टाइड जनरेटिंग फोर्स विल बी द वेक्टर सम और द हार्मोनिक सम ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, सदिश योगफल होगा। ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्तियां यहां पर क्या है, सदिश योगफल है, वेक्टर सम है, किसका, मून का और सन के ग्रेविटी का। तो जैसे ही ये देशांतर मान लिया 0 डिग्री देशांतर इसके नीचे आया, चंद्रमा के नीचे आया, तो इस पे चंद्रमा ने 11 मीटर का रेज किया, और उसके बाद ये देखो, ये जो हम डॉटेड दिखाएंगे, ये 5 मीटर का टाइड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी उठ गया। यानी 2 टाइड्स यहां पर बन रहा है। पहला टाइड है सोलर यानी सौरिक, और ये दूसरा टाइड है लूनर यानी चंद्रमस। तो सोलर और लूनर टाइड दोनों का जो वेक्टर सम है, जो हार्मोनिक सम है,
इसका जो वेक्टर सम है या हार्मोनिक सम है वो प्रोड्यूस करेगा एक दीर्घ ज्वार को, क्योंकि इसमें अगर हम कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 11 + 5। अब आपको 11 मीटर 5 मीटर रटना नहीं है। हमने बताया था कि चंद्रमा और सूर्य की शक्तियों का रेशियो 11.5 होता है, लेकिन आपके समझने के लिए हमने ऐसा कहा कि 11 मीटर ज्वार उठेगा और 5 मीटर ज्वार उठेगा सूर्य के द्वारा। ओके, तो 11 + 5 यानी 16 मीटर का ये ज्वार उठेगा। अब जब ये 16 मीटर का ज्वार इधर उठ गया है तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, ऑपोजिट क्या करेगा, पृथ्वी क्या करेगी। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी में एक सेंटर ऑफ मास बनता है क्रस्ट के नीचे, लगभग 15-18 किलोमीटर, वेरी करता है, सब समझाया था आपको कि 15-18 किलोमीटर के नीचे कहीं पे क्रस्ट के अंदर में एक सेंटर ऑफ मास बनता है, जहां से पृथ्वी अपकेंद्रीय शक्ति चंद्रमा और सूर्य के शक्ति के ऑपोजिट रिलीज करती है या लगाती है, एक्सर्ट करती है। तो ये जो फोर्स ये ऑपोजिट लगाएगी, इसमें भी उतना ही वृद्धि होना चाहिए जितना कि चंद्रमा और सूर्य के ज्वाइंट फोर्स ने, टाइडल फोर्स ने इसके विपरीत लगाया है या अपनी ओर लगाया है। तो अब यहां से अर्थ के सेंटर से नहीं या पेरीफेरी से नहीं, ऐसा मत करना कि अर्थ के सेंटर से कोई अपकेंद्रीय बल लग रहा है, नहीं, या पेरीफेरल लग रहा है, नहीं, हम सेंटर ऑफ मास से इस फोर्स को देखते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग एक्ट है। अर्थ अपने आप को इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, जड़त्व सिद्धांत के अनुसार क्या करेगी कि जैसे इतना जितना फोर्स ये लगाई है उसके विपरीत न्यूटन का थर्ड लॉ ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, और ऑपोजिट फोर्स जब ये लगाती है तो 11 मीटर यहां पे रिस्पॉन्स आएगा किसका, चंद्रमा के अगेंस्ट अपकेंद्रीय बल 11 मीटर का इधर काम करेगा। और फिर उसी तरह से आप देखोगे तो सूर्य के अगेंस्ट भी वैसे ही काम करेगा जैसे उसके विपरीत में किया हुआ है। यानी ये जो है ये अपकेंद्रीय बल, यानी इधर सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट मून और ये है सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट सन, तो ये भी काम करेगा 11 + 5, यानी ये भी 16 मीटर का ही ज्वार होगा। अब आप देखो कि जब अमावस्या होगा तो अमावस्या के दशा में दीर्घ ज्वार आएगा। ये 16 मीटर का ज्वार है, यही ये स्प्रिंग टाइड है, ये स्प्रिंग टाइड है यानी दीर्घ ज्वार है ये। और दीर्घ ज्वार इधर भी उत्पन्न होगा और उधर भी उत्पन्न होगा, यानी 0 डिग्री देशांतर पर अगर दीर्घ ज्वार आ रहा है, स्प्रिंग टाइड आ रहा है, तो 180 डिग्री पर भी दीर्घ ज्वार ही आएगा। तो ये दो ऑपोजिट देशांतर पे दीर्घ ज्वार आएगा। और वैसे आप देखोगे तो अब जो 0 पे दीर्घ ज्वार आया, 180 पे दीर्घ ज्वार आया, तो जो 90 ईस्ट और 90 वेस्ट जो इससे लंबवत देशांतर है, जो मैंने कल भी आपको समझाया था कि लंबवत देशांतर है, उस पर जो ज्वार आएगा वो क्या होगा, वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही बढ़ना चाहिए जितना कि सेंट्रीफ्यूगल अर्थ का बढ़ा है। तो सेंट्रीपिटल बढ़ने के कारण और ट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, यहां से ट्रैक्शन होगा जल का, इधर से भी जल का ट्रैक्शन होगा ज्वार वाले क्षेत्र में, तो यहां पे सी लेवल नीचे फॉल करेगा और यहां भाटा बनेगा, भाटा। और ये भाटा सबसे गहरा भाटा होगा, जैसे दीर्घ ज्वार अगर बन रहा है तो भाटा भी दीर्घ भाटा बनेगा। तो ये ज्वार और भाटा एक साथ 4 उत्पन्न होगा। अमावस्या की बात कर रहे हैं हम लोग, अमावस्या को 2 दीर्घ ज्वार और 2 भाटा उत्पन्न होगा, और दोनों चारों देशांतर के मध्य में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। और पृथ्वी जैसे जैसे घूमती रहेगी, जैसे जैसे रोटेट करेगी, वैसे वैसे सभी देशांतर चंद्रमा और सूर्य के वर्टिकल होते रहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होते रहेंगे, और दीर्घ ज्वार वहां पे निरंतर आता रहेगा। बाद में क्या होगा कि जो मून है वो धीरे धीरे वो क्षैतिज तल जो सिजगी का पोजीशन है उससे हट करके आगे निकलता चला जाएगा, तो दीर्घ ज्वार की स्थिति अंत में खत्म हो जाती है। ओके, और फिर नीप टाइड आएगा, जब हम M2 पे चंद्रमा को लाएंगे तो नीप टाइड आएगा। लेकिन अभी आपको समझाना है कि युति की दशा में दीर्घ ज्वार आया और वियुति की दशा में क्या होगा, यानी अमावस्या को तो दीर्घ ज्वार आया, स्प्रिंग टाइड आया, लेकिन अगर पूर्णिमा है तब क्या आएगा और ज्वार में किस तरह का अंतर होगा, या वही ज्वार आएगा, इस पे एक विवेचना करते हैं। अब आपको इसी डायग्राम पे समझना है, थोड़ा सा कॉन्जेस्टेड है लिखा हुआ, लेकिन आपको समझना इसी पर है।
मान लो कि मून यहां पर है, तो मून ने 11 मीटर का है, जो डार्क है ना, ये डार्क सर्कल, इसको हमने लिखा है ये लूनर टाइड आया, यानी चंद्रमस ज्वार आया। लूनर टाइड 11 मीटर का आया। अब इसके अगेंस्ट जो यहां पर जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट मून है, अब केंद्रीय शक्ति अगेंस्ट मून, यहां भी बार 11 मीटर का ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आया। ये अगर चंद्रमा का पुल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर आ रहा है, ये अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहा है, विभेदी गुरुत्वाकर्षण के कारण आ रहा है, तो ये चंद्रमा के अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा ही करेगा। अब चंद्रमा के अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा, तो 11 होगा। और सूर्य इधर है, सूर्य तो अपने पोजीशन पे गया नहीं है, चंद्रमा इधर गई है ना, चंद्रमा इधर गया है, सूर्य अपने पोजीशन पे। तो सूर्य क्या करेगा कि सोलर टाइड यहां पर अपना जो 5 मीटर वाला था उसको फिर पैदा करेगा। तो 11 + 5 कितना होता है, फिर देखो 16 मीटर का ही टाइड आएगा, 16 मीटर का ही टाइड आएगा। ये टाइड 5 + 11 फिर 16 मीटर का टाइड आया। लेकिन ये जो टाइड यहां पर आ रहा है, ये है 11 मीटर सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट द टाइडल फोर्स ऑफ द मून, और 5 मीटर जो सोलर टाइड है, जो सन का, जो सूर्य का अपना एक्स्ट्रा पुल है, उसके कारण आया है। तो ये दोनों पर मिला करके अंत में 16 मीटर का टाइड आएगा। और यहां पर आओ, यहां पे क्या होगा, चंद्रमा ने 11 पुल किया था, लूनर 11 था, और सूर्य के अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट सन काम करेगा, वो भी 5 है, तो यहां भी 16 मीटर का ही टाइड आएगा। यानी अगर युति की दशा हो या वियुति की दशा हो, अर्थात यदि अमावस्या हो अथवा पूर्णिमा हो, दोनों दशाओं में हाई टाइड आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा, स्प्रिंग टाइड आएगा। क्लियर हुआ है नहीं? पहली बार क्या था, युति में क्या है कि सोलर प्लस लूनर दोनों ज्वाइंट फोर्स है, सोलर प्लस लूनर दोनों टाइड जुड़ गया। दूसरे में क्या हो रहा है कि लूनर प्लस सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट द सन। इधर क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल अगेंस्ट द मून प्लस सोलर टाइड। तो इस तरह से वो 16 मीटर का टाइड रह ही जाता है। यानी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों पर स्प्रिंग टाइड आएगा, लघु टाइड नहीं आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि चूंकि मून इधर है, अर्थ बीच में है और सन इधर है, तो दोनों जब पुल करेगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का पानी एक दूसरा को अपोज कर रहा है और दोनों बैलेंस कर देगा, तो टाइड छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये भ्रामक दशा है, इसी भ्रम से बाहर निकलना है। होता क्या है पृथ्वी में, यहाँ पे आपको तो एक्शन रिएक्शन और सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स और अर्थ के रोटेशन और जो चंद्रमा का ग्रेविटी और सूर्य का ग्रेविटी है और जो सेंटर ऑफ मास का थ्योरी है, सबको अप्लाई करना होता है। और उस सब को हमने कई बार कहा कि जो टाइड जनरेटिंग फोर्स है वो एक हार्मोनिक सम है। पृथ्वी के रोटेशन से उत्पन्न सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सूर्य का और चंद्रमा का एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल इसलिए काम करता है क्योंकि पृथ्वी का जो मेरिडियन है, जो देशांतर है, वो चंद्रमा और सूर्य के, पृथ्वी के घूर्णन के कारण चंद्रमा और सूर्य के नीचे आ जाता है, लंबवत हो जाता है, और सूर्य या चंद्रमा से उसका डिस्टेंस कम हो जाता है। तो जहां भी डिस्टेंस कम करोगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार डिस्टेंस कम करोगे तो ग्रेविटी का मान बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण ऐसा नहीं होता है कि चंद्रमा और सूर्य में अलग से शक्ति कोई आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है और बार बार देशांतर चंद्रमा और सूर्य के नीचे आ जा रहा है, फिर दूर जा रहा है, फिर उसके नजदीकतम हो रहा है, फिर दूर जा रहा है, तो जब भी नजदीकतम आएगा तो डिस्टेंस घटेगा। उसके कारण जो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो विभेदी गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है उस देशांतर पर, तो उस देशांतर पर टाइड आता है। यानी टाइड एक देशांतरीय परिघटना बन जाएगी न्यूटन के थ्योरी के अनुसार। ओके, तो ये हमारा पूरा दृश्य है जिसमें आप समझ सकते हो कि अमावस्या को भी हाई टाइड आएगा और जो पूर्णिमा को भी हाई टाइड आएगा, यानी दीर्घ ज्वार की दशा, स्प्रिंग टाइड की दशा। सिजगी में दोनों टाइड, चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो, दोनों टाइड दीर्घ ज्वार होगा और दोनों का ऊंचाई लगभग एक होता है। लेकिन यहां पर एक जो एस्ट्रोफिजिक्स में जो क्वांटम फिजिक्स चल रहा है,
उसमें एक बहुत अलग थ्योरी आया हुआ है जिसका जिक्र अभी बुक्स में नहीं है, और लेकिन आपको जानना है और यूपीएससी इसको जरूर पूछेगी। उसमें ये क्वांटिफाई किया गया है, ऐसा प्रमात्रीकरण किया गया है कि जब अमावस्या की दशा होगी तब ये टाइड 16 मीटर से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और जब पूर्णिमा आएगी तो ये 16 मीटर से थोड़ा कम हो सकता है। देखो 16 मैंने वैसे ही एक गणना ले लिया है, 16 मीटर मत रट लेना, है ना। तो ये 16 मीटर से थोड़ा ज़्यादा 16.5 हो सकता है अमावस्या वाले पोजीशन में। और जो ये अपोजिट फोर्स होता है, जो अपोजिट पोजीशन पे चला जाता है मून, यानी विभूति की दिशा में चला जाता है, तब थोड़ा सा टाइड कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। यानी अमावस्या का टाइड ज़्यादा होता है पूर्णिमा के टाइड के तुलना में। इस बात को याद रखना है। क्यों, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको एक लाइन याद रखना है कि अमावस्या का टाइड पूर्णिमा के टाइड से थोड़ा अधिक होता है। इसलिए ऐसा होता है कि जब हम लोग वेक्टर सम का जो गणना करने लगते हैं ना, तो उस गणना उसको जब क्वांटिफाई करने लगते हैं, तो जब भी ये पोजीशन अमावस्या का बनता है, तो चूंकि इलिप्टिकल पाथ में मून है, तो मून अर्थ की तुलना में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लोज हो जाता है। जब भी अमावस्या आता है तो मून थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्लोज है किसके, पृथ्वी की तुलना में। और जब पूर्णिमा आता है तो मून थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस पे होता है, माइनर, बहुत छोटा सा डिस्टेंस एक्स्ट्रा होता है कि पृथ्वी से थोड़ा सा दूर होता है। इस कारण से जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसमें अंतर आता है, उसके परिक्रमण पाथ में अंतर के कारण। क्योंकि अगर हम यहां देखेंगे, अगर अर्थ को ऐसे हम बीच में रख लें तो मून कुछ इस तरह से है, इधर थोड़ा ज्यादा है, ऐसे मून थोड़ा पूर्णिमा में डिस्टेंस पे होता है, और अमावस्या में मून थोड़ा सा क्लोज होता है पृथ्वी के। और यहाँ पे सन का पोजीशन तो वही रहेगा, तो सन का पोजीशन वही है, लेकिन मून चूंकि कम हो गया तो थोड़ा सा अमावस्या में पुल एक्स्ट्रा होता है। और ये जो डिस्टेंस बढ़ गया यहाँ पर पूर्णिमा की दशा में मून और अर्थ के बीच में, ये कई बार इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इलिप्टिकल पाथ है, मून का परिक्रमण पथ है, वो परफेक्ट नहीं है, वो परिवर्तनशील होता है ना। तो ये आपको समझना है। स्प्रिंग टाइड अमावस्या और पूर्णिमा को किस तरह से आ रहा है, उसका ये वर्णन है। इस डायग्राम को आप बनाओ, और इस डायग्राम पे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो मुझे टाइप करके बताओ, और हम आपको उत्तर देंगे। खैर, आप इसी कॉन्टेक्स्ट को, इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि स्प्रिंग टाइड तो आपने समझ लिया कि अमावस्या और पूर्णिमा को आएगा, लेकिन अब जो दूसरा प्रकार है मासिक ज्वार का, वो है लघु ज्वार। तो लघु ज्वार कैसे आएगा? लघु ज्वार आएगा फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर को। यानी ये देखो, ये है हमारा फर्स्ट क्वार्टर, प्रथमांश हमने यहां लिखा हुआ है, ये है हमारा फर्स्ट क्वार्टर। चंद्रमा के परिक्रमण पथ पर जब 8वां दिन होगा अमावस्या के बाद, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रथमांश, और वो होता है फर्स्ट क्वार्टर। और फर्स्ट क्वार्टर पे जब मून होगा तो ये देखो समकोणीय त्रिभुज की दशा बन रही है तीनों पिंड में, अर्थ मून, अब यहां मून नहीं है, अर्थ मून सन, ये देखो त्रिकोणीय दशा बन रही है, और ये समकोण त्रिभुज है। अब कैसे होगा मून पे टाइड, इस पे विवेचना करना बहुत जरूरी है। और ये जो नीप टाइड है, ये जो लघु ज्वार है, वो प्रथमांश और तृतीयांश पर ही उत्पन्न होता है। तो जब प्रथमांश और तृतीयांश को समझाना होगा तो कुछ तो ये सारी चीजें मुझे पहले हटानी होंगी, ताकि आप अच्छे क्लैरिटी से समझो। ये ऐसा ज्वार है जो कि जिसे लोग मानते हैं कि ये निम्न ज्वार तल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में अंतर है बहुत छोटी सी, सिर्फ ये अंतर है कि स्प्रिंग टाइड्स आर हाई टाइड्स विथ हाई एम्पलीट्यूड एंड हाई मैग्नीट्यूड. Neap tides are high tides, even they are high tides, but the magnitude and amplitude will be lower than the spring tide. यही अंतर है. इसको और समझते हैं कि जो स्प्रिंग टाइड होगा वो 16 मीटर का था. हमने जो एजम्पशन लिया था वो 16 मीटर का था. 16 मीटर का सबसे ऊंचा टाइड आया. लेकिन
अगर हम लोग देखेंगे कि नीप टाइड में कैसे आया, तो ये 16 की जगह उसका टाइड का हाइट हो सकता है कि 8 मीटर का हो, लेकिन है ये भी हाई टाइड, ये लो टाइड नहीं है, ये हाई टाइड ही है। ओके, ये भाटा का दशा नहीं है, समुद्र तल में निगेटिव चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी समुद्र तल में उत्थान ही होगा, लेकिन स्प्रिंग टाइड की तुलना में उतना उत्थान नहीं होता है। यानी स्प्रिंग टाइड्स आर हाई टाइड विथ हाई एम्पलीट्यूड, हाई मैग्नीट्यूड, उच्चतम परिमाण एवं आयाम के टाइड होते हैं। जबकि नीप टाइड क्या होता है, उच्च ज्वार ये भी है, हाई टाइड ही है, परंतु इसके आयाम एवं परिमाण निम्न होते हैं। ये सिर्फ अंतर होता है। अब यहां हम देखते हैं, तो पृथ्वी को यहां पे रख करके देखो, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा पोजीशन था मून का। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा था, समकोणीय दशा जो बन रही है, इसको आप ऐसे बनते हुए देखो। यहां पर ये हमारा नीप टाइड का दशा समकोणीय त्रिभुज बन रहा है। नीप टाइड का समझना है इसको कैसे, मान लो मून यहां पर आ गया, पृथ्वी यहां पर है। पृथ्वी को हमने अगेन वाटरी प्लेनेट माना हुआ है, हमने माना हुआ है कि एक जलीय ग्रह है, और इसमें थल कहाँ है, जल कहाँ है, उसकी विवेचना अभी नहीं करना है टाइड को समझने के लिए। तो ये मून जब यहां पर आएगा, तो मून क्या करेगा कि 11 मीटर का टाइड यहां पर उठाएगा। ये देखो 11 मीटर का टाइड मून का आया। अब ये 11 मीटर का टाइड यहां पर आया, तो इसके विरुद्ध सेंट्रीफ्यूगल भी उठेगा, वो भी 11 मीटर का यहां पर उठा, 11 मीटर का टाइड यहां भी आएगा। इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पृथ्वी के इधर जो मून का जो अट्रैक्शन है इस देशांतर पर आया, तो 11 मीटर का टाइड आया। ये हमारा है लूनर टाइड, चंद्रमस ज्वार, इसको हम लोग चंद्रमस ज्वार कहेंगे। ये लूनर टाइड है ना। तो ये भी लूनर टाइड है दोनों तरफ। अब सूर्य क्या करेगा, यहां पर ये तो है नहीं, इसका पोजीशन तो अब है नहीं, यहां सिजगी और ये सब अमावस्या यहां तो है नहीं, मून तो यहां पर है नहीं। अब देखो ये पूरा रास्ता खाली है सन के लिए, तो सन जो अट्रैक्शन करेगा, सन की तरफ जो अट्रैक्शन होगा इस तरह से, तो सन क्या करेगा कि सन यहां पर 5 मीटर का ज्वार ये भी उठाएगा। ये जो हम डॉटेड आपको दिखा रहे हैं, ये 5 मीटर का सोलर टाइड है, सोलर टाइड है। तो इसके अगेंस्ट इधर भी 5 मीटर का सोलर टाइड पृथ्वी अपकेंद्रीय शक्तियों के कारण लगाएगा, ये भी सोलर टाइड बनेगा। यानी यहां पर चंद्रमस ज्वार और सौरिक ज्वार, लूनर टाइड और सोलर टाइड एक दूसरे के अपोजिट देशांतर पे बन रहे हैं। अब ध्यान से इसको देखो, ये अपोजिट देशांतर पर बन रहा है, और अपोजिट देशांतर पर बनने के कारण यहां देखो ये इस तरह से सोलर बन गया, ये लूनर है। तो अपोजिट ये 5 मीटर मान लेते हैं ना, जैसा हमने पहले एग्जांपल में लिया था, ये 5-5 मीटर का टाइड यहां पर बन रहा है। तो ये जो 5 मीटर का टाइड है, ये सोलर है, 11 मीटर का टाइड, यानी एक साथ 4 टाइड आएगा अलग अलग देशांतर पर, जिसमें 90 डिग्री का गैप होगा। तो ये 2 सोलर 2 लूनर टाइड अलग अलग बन रहा है, यही नीप टाइड है। ये जो टाइड, अब इसमें क्या हो रहा है ना कि जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये जो पानी का पुल नीचे हो रहा है, और ये पानी का पुल जो सूर्य कर रहा है अपनी ओर, सूर्य जो अपनी तरफ कर रहा है, चंद्रमा नीचे की ओर खींच रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहां से ट्रैक्टिव फोर्स दोनों तरफ लग रहा है, इधर भी ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इधर भी ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। यानी ये जो फोर्स है, टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स है, टाइड जनरेटिंग फोर्स है, ये अपोज हो रहा है। यहां पर देखो अपोजिशन हो रहा है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहां से ट्रैक्टिव फोर्स इधर भी चंद्रमा की तरफ लग रहा है, इधर भी सूर्य की तरफ लग रहा है। यानी यहां पर ये जो पॉइंट्स है, जिसको हम A1 A2 करके दिखा रहे हैं, यहां पर भाटा का स्थिति होगा। यानी 4 भाटा और 4 ज्वार एक साथ पृथ्वी पर आएगा नीप टाइड की दशा में, 4 भाटा और 4 ज्वार आएगा। और रियल सेंस में, वास्तविक अर्थ में, यहां पर जो चंद्रमा और सूर्य की शक्तियां हैं, वे एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। तो ये चूंकि सूर्य इधर अपोज कर रहा है, ये इधर खींच रहा है, दोनों के बीच में जो खिंचाव हो रहा है, जो अपोजिशन हो रहा है, जो विरोधाभास है, इसके कारण ये टाइड 11 मीटर का नहीं होगा। सूर्य कुछ अपना खींच करके ले जाएगा, और सूर्य का भी 5 मीटर का नहीं होगा, कुछ तो अपोज करेगा। तो टाइड यहां पर आप देख सकते हो कि 16 मीटर का कहीं नहीं आ रहा है, बल्कि 11 मीटर से भी कम आएगा, 5 मीटर से भी कम आएगा। यानी टाइड 10 मीटर का हो सकता है, 8 मीटर का हो सकता है। तो ये है नीप टाइड। नीप टाइड भी हाई टाइड है,
हाई टाइड है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड निम्न होता है। नीप टाइड को एक डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाते हैं, तब आप बेहतर समझोगे। ज्योग्राफी को समझने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, आपके अंदर में वो चित्र उभर कर के सामने आना चाहिए। इसलिए हम बार बार क्लास में डायग्राम से भी समझाते हैं, लिखवाते भी हैं और आपको डेमो भी देते रहते हैं। अब आप देखो, ये हमारा सूर्य था, जैसा कि पहले एग्जाम्पल में हमने लिया था, हमारा सूर्य है, फिक्स्ड है, और ये चंद्रमा है हमारी, ये पृथ्वी है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है। पहली दशा क्या थी? युति की दशा, सिजगी की दशा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य है, एक ही क्षैतिज तल पर है। यह अमावस्या की दशा है और यहां पर दीर्घ ज्वार आएगा, स्प्रिंग टाइड आएगा। ओके, क्योंकि यहां पर सोलर और लूनर टाइड दोनों कंबाइन कर रहा है। यहां पर ज्वार उत्पादक शक्तियां सदिश योगफल है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के, ज्वार उत्पादक शक्तियों के। ओके, तो यहां पर 11 + 5 16 मीटर का ज्वार आया था, और इसके विरुद्ध क्या आया था? 16 मीटर का ज्वार। क्यों आया था? क्योंकि यहां पर 11 + 5 पृथ्वी ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, 11 अगेंस्ट द मून एंड 5 अगेंस्ट द सन। ओके, तो अमावस्या की दशा में दीर्घ ज्वार आएगा। ओके, और वैसे ही मैंने फिर आपको कहा था कि दूसरा मैंने आपको दिखाना है कि ये जो चंद्रमा का पोजीशन है वो 7-8 दिनों के बाद यहां चला गया। अब ये समकोणीय त्रिभुज की दशा में है। अब ध्यान से देखना, यहीं पे नीप टाइड बनता है प्रथमांश और तृतीयांश पे। तो जब मून यहां पर है तो मून ने इस मेरिडियन को अपनी ओर पुल किया, इस मेरिडियन को जो उसके नजदीकतम और वर्टिकल है उसको पुल किया, 11 मीटर खींचा ये। ओके, तो इसके अगेंस्ट भी 11 मीटर का खींचा हुआ अर्थ ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया सेंटर ऑफ मास से। तो ये जो अपोजिट फोर्स लगाया तो 11 मीटर इधर, 11 मीटर इधर, लूनर टाइड बना, चंद्रमा से ज्वार बना। सूर्य यहां पर है, सूर्य क्या करेगा कि मान लो ये हमने 0 पे लूनर टाइड लिया, 180 पर भी लूनर टाइड लिया है ना। तो ये जो हमारा 90 डिग्री ईस्ट मान लेते हैं इसको, तो अगर वेस्ट मान लेते हैं, अगर मान लो 90 डिग्री वेस्ट है, 90 डिग्री वेस्ट ही होगा, 90 डिग्री वेस्ट है, तो 90 डिग्री वेस्ट पे सूर्य का सोलर टाइड 5 मीटर का पुल इसने भी लगाया है ना। तो यहां पे सोलर टाइड, सूर्य के नीचे सोलर टाइड, मून के नीचे लूनर टाइड। अब इसके सूर्य के अपोजिट अप केंद्रीय शक्तियां पृथ्वी की सोलर के अगेंस्ट काम करती हुई है ना, सूर्य के अगेंस्ट काम करती हुई, तो यहां पर भी एक टाइड, सोलर टाइड, और मून के अगेंस्ट पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्तियां, यहां भी लूनर टाइड। और अब क्या हो रहा है कि सोलर टाइड, लूनर टाइड, सोलर टाइड, लूनर टाइड, 4 टाइड्स बन रहा है। लेकिन टाइड की ऊंचाई क्या है? यहां पे 11, यहां पर 5। अब 11 और 5 से भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 और 5 के बीच में जो सेंटर होगा, जहां से कर्षण बल काम करेगा, जहां से दोनों का खिंचाव होगा, जहां से जल दोनों अपनी अपनी ओर खींचेगा, जिस पॉइंट पे दोनों शक्तियां एक दूसरे को बैलेंस करने लगेंगी, है ना। तो ये जो बैलेंस जहां से होगा, वो जो पॉइंट है वहां पर भाटा आएगा, है ना। तो ये जो भाटा आएगा और दोनों का फोर्स अपोज कर रहा है, सूर्य और चंद्रमा का फोर्स अपोज कर रहा है दूसरे का, विरोधाभासी हो चुका है। तो ये विरोधाभासी होने के कारण ये 11 मीटर कभी नहीं उठ पाएगा, ये भी 5 मीटर नहीं उठ पाएगा, वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर देगा एक दूसरे को। यानी कि अब जो ज्वार है संभावित है वो चंद्रमा के नीचे 8 मीटर हो सकता है, सूर्य के नीचे 3.5-4 मीटर का ज्वार हो सकता है। तो है तो उच्च ज्वार ही नहीं है, समुद्र तल सामान्य से कम 8 मीटर तो ऊपर है, 3.5 मीटर तो ऊपर है ये उच्च ज्वार। लेकिन ये नीप टाइड की परिघटना है। नीप टाइड क्या है? उच्च ज्वार, है ना। निम्न ज्वार, लघु ज्वार, ऐसा कुछ नहीं हो। वो उसको हम लोग लघु ज्वार कहते हैं, लेकिन है वो भी हाई टाइड विथ लो एम्पलीट्यूड एंड लो मैग्नीट्यूड। ओके, अब पूरी घटना को देखो कि यहां पर सोलर टाइड है, भाटा है, फिर चंद्रमा का टाइड है, फिर भाटा है, फिर सोलर टाइड है, भाटा है, फिर लूनर टाइड है, भाटा है। तो एक साथ 4 हाई टाइड्स और 4 भाटा यानी लो टाइड्स उत्पन्न हो रहे हैं। यह है तुम्हारा नीप टाइड का परिघटना। अब मुझे बताओ कि कितने लोगों ने समझा? बताओ कितने लोगों ने समझा? फिर हम आपको लिखवाते हैं।
वियुति की दशा में सेंटर ऑफ मास जो बनेगा, देखो युति की दशा में सेंटर ऑफ मास है, वो तो सेंटर ऑफ मास चेंज करता रहेगा, ध्यान से समझना है इसको। युति की दशा में क्या है कि सूर्य और पृथ्वी दोनों एक ही दिशा में है, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा किधर शिफ्ट करवाओगे, मास बढ़ गया चंद्रमा की साइड में ना, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चंद्रमा की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा, है ना। और जैसे ही युति की दशा होगी और चंद्रमा दूसरी तरफ अपोजिट चला जाएगा तो सेंटर ऑफ मास फिर इधर शिफ्ट कर जाएगा। ओके, आप लोग का एसएमएस आना शुरू हो गया है, क्लियर है हर्षित? दोबारा देख लोगे, एक बार वीडियो और देख लेना। कई बार रिपीट कर करके मैंने बोला, कई बार समझाया कि टाइड का जो फिनोमिना है ना उसको अच्छे से समझना है। अब यूपीएससी इसमें पीटी का क्वेश्चंस बहुत पूछती है, और पीटी का क्वेश्चन पूछती है तो इसको घुमा देती है। अब इसको बार बार घुमाती है, अब जितनी बार इसको घुमाएगी टॉपिक एक ही रहता है, लेकिन क्वेश्चंस को बार बार घुमाती रहती है। शशिकांत डन सर, दीपक बहुत अच्छी लगी, वेद प्रकाश ओके ओके है सर। अग्रवाल जी रियली थैंक्स। सुरजीत, जितने भी ब्रह्मांडीय पिंडों के साथ पृथ्वी बैलेंस में है वो उसके साथ सेंटर ऑफ मास का निर्माण करेगी ही करेगी, और जैसे जैसे उनका सेलेस्टियल पोजीशन चेंज होते रहता है वो सेंटर ऑफ मास भी वैसे वैसे शिफ्ट होता रहेगा, और अगर शिफ्ट नहीं होगा तो ये साम्यावस्था कभी प्राप्त नहीं होगी। ये फंडामेंटल चीज़ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बिना सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के पता नहीं कैसे सविंदर सिंह ने और बाकी लोगों ने कैसे एक्सप्लेन कर दिया टाइड्स को। ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप में से कितने लोगों ने अमावस्या और पूर्णिमा में कौन सा टाइड सबसे ऊंचा होगा मुझे बताओ, क्यों होगा? ये भी एक छोटा सा रहस्य है। अलीशा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? थैंक यू खान साहब। दीपक लिख रहा है कि व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आता है, देख नहीं पाते हैं कई बार। आपका मैसेज कहीं ना कहीं दब जा रहा होगा। 20,000 के आसपास मैसेज है पड़ा हुआ।
व्हाट्सएप खुद ही उसको कई बार हटा देती है कुछ कुछ। लेकिन आप आज ऐसा करो, एक टाइम फिक्स करो। अमावस्या वाला होगा, बिल्कुल बिल्कुल अमावस्या वाला होगा। ओके। वैसे ही देखो, अगर हम लोग यहाँ से लेंगे ना, तो ये जो तृतीयांश है, तृतीयांश के दशा में भी टाइड वैसे ही बनेगा, इसमें भी टाइड वैसे ही बनेगा। ओके। अब आपको लिखना है, अब आपको लिखना है कि न्यूटन के अनुसार मासिक ज्वार कैसे आएगा, नीप टाइड और व्हाट स्प्रिंग टाइड कैसे है। आप लोगों का उत्तर आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। चलो ओके। अब आपको लिखवाते हैं। हमारे सामने में स्क्रीन खराब हो गया है, इतना बड़ा टीवी स्क्रीन लगवाया था, वो नाले की वजह से हम पढ़ नहीं पाते आपके मैसेजेस को, मुझे कंप्यूटर में जाकर देखना पड़ता है, बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। कोई बात नहीं, आप भी हम कुछ करवाते हैं, चेंज करवाते हैं। आप लिखो, लिखो मासिक ज्वार के दो प्रकार हैं। मासिक ज्वार के दो प्रकार हैं। हाई टाइड, सॉरी, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। देखो, दीर्घ ज्वार उच्च ज्वार है जिसमें आयाम एवं परिमाण दोनों ही उच्च होते हैं। जबकि लघु ज्वार भी उच्च ज्वार ही है, परंतु इसके आयाम एवं परिमाण निम्न होते हैं। लिखो, स्प्रिंग टाइड पूर्णिमा एवं अमावस्या को उत्पन्न होता है, जब तीनों पिंड एक क्षैतिज तल पर प्राप्त होंगे,
जिसे सिजगी की दशा कहते हैं, सिजगी में पुनः दो अवस्थितियां होती है। युति एवं वियुति। युति में चंद्रमा केंद्र में होता है। चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के केंद्र में होता है। जब अमावस्या होगी तथा उच्च ज्वार उत्पन्न होंगे, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होंगे, क्योंकि सौरिक एवं चंद्रमस ज्वार का कंपाउंड ज्वार बनता है, का संयुक्त ज्वार बनता है। का संयुक्त ज्वार बनता है। फिर लिखो, का संयुक्त ज्वार बनता है। फिर लिखना है, पूर्णिमा को वियुति की दशा होती है। वियुति की दशा होती है। यहां भी दीर्घ ज्वार होंगे, पर अमावस्या की तुलना में अंशतः फ्रैक्शनली लो होते हैं। फ्रैक्शनली लो होते हैं क्योंकि अमावस्या में चंद्रमा पृथ्वी से अधिक नजदीक होता है। पृथ्वी से अधिक नजदीक होता है। हालांकि अमावस्या एवं पूर्णिमा में बनने वाले ज्वार बनने वाले दीर्घ ज्वार सामान्यतः एक ही आयाम एवं परिमाण के माने जाते हैं। सामान्यतः एक ही आयाम एवं परिमाण के माने जाते हैं।
अब लिखो लघु ज्वार नीपटाइड्स, यह प्रथमांश एवं तृतीयांश को लूनर मंथ के प्रथमांश एवं तृतीयांश को चंद्रमास के प्रथमांश एवं तृतीयांश को प्राप्त होता है। इसमें ज्वार की ऊंचाई कम होती है, परिमाण आयाम कम होता है, क्योंकि चंद्रमा एवं सूर्य की ज्वारोत्पादक शक्तियां एक दूसरे के विरोधाभासी होती हैं। चंद्रमा एवं सूर्य की ज्वार उत्पादक शक्तियां एक दूसरे के विरोधाभासी होती हैं। एक दूसरे के विरोधाभासी होती हैं। नेक्स्ट, तीनों पिंड समकोणीय त्रिभुज का निर्माण करते हैं तथा यदि चंद्रमा 0 डिग्री पर लंबवत एवं नजदीकतम है, तभी 90 डिग्री पर, 90 डिग्री वेस्ट पर सूर्य लंबवत एवं नजदीकतम होता है। इस प्रकार सूर्य एवं चंद्रमा अलग अलग ज्वार उत्पन्न करते हैं। तथा एक ही काल बिंदु पर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही काल बिंदु पर चार ज्वार उत्पन्न होंगे। एक ही काल बिंदु पर 4 ज्वार उत्पन्न होंगे। दो चंद्रमस, दो सौरिक, यानी चंद्रमस और सौरिक ज्वार का भेद हो जाता है। दोनों ज्वार संयुक्त नहीं हो पाते, जबकि दीर्घ ज्वार में लूनर और सोलर टाइड दोनों कंपाउंड टाइड बनाता है, संयुक्त ज्वार बनाता है।
लिखो इसके साथ ही चार भाटा की दशा भी उत्पन्न होती है। चार भाटा की दशा भी उत्पन्न होती है। अब आप लिखो आगे कि न्यूटन की आलोचनाएं या न्यूटन का समालोचना। लिखो न्यूटन के अनुसार ज्वार न्यूटन के अनुसार ज्वार देशांतरीय परिघटना है। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को। न्यूटन के अनुसार 0 डिग्री पर ज्वार आएगा, 180 पे ज्वार आएगा, 90 पे ज्वार आएगा, 0 आगे निकल गया तो फिर 5 डिग्री पर ज्वार आएगा। लेकिन एक ही देशांतर पर एक ही समय में एक ही प्रकार का ज्वार आएगा। ये न्यूटन की मूल मान्यता है ना। अब इस मान्यता के आधार पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आप देखो कि टाइड कभी भी देशांतरीय परिघटना नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर न्यूटन की माने या जो भी अभी तक आपने सीखा उसको अगर हम लोग माने तो अगर मुंबई कोस्ट पे टाइड अभी उत्पन्न हो रहा है तो उसी समय गोवा पर भी टाइड आना चाहिए, उसी समय त्रिवेंद्रम पर भी टाइड आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जबकि ये सभी एक ही देशांतर पर है। अगर मुंबई कोस्ट हाई टाइड ले रहा है तो हो सकता है त्रिवेंद्रम में लो टाइड हो, ऐसा होता है। यानी टाइड कोई देशांतरीय घटना हो ही नहीं सकती है। अगर न्यूटन के थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो अगर न्यूयॉर्क पे टाइड आ रहा है, उच्च ज्वार आ रहा है, तो फिलाडेल्फिया और बोस्टन पर भी आना चाहिए, है ना। फ्लोरिडा पे भी आना चाहिए, उसी समय मॉन्टेविडियो पर भी आना चाहिए, ब्यूनस आयर्स पर भी आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी टाइड एक देशांतरीय घटना नहीं है। इस लाइन को अगर समझ लोगे तभी आगे का सिद्धांत समझ में आने लगेगा, क्योंकि न्यूटन एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो टाइड हम लोग देखते हैं, जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन है टाइड का, उस टाइड में देखोगे तो एक ही देशांतर पर कहीं पर उच्च ज्वार है तो कहीं निम्न ज्वार है, कहीं सामान्य समुद्र तल है ना। उसी देशांतर पर कभी 10 बजे, उसी देशांतर पर कहीं पे 10 बजे उच्च ज्वार आया है तो कहीं 12 बजे उच्च ज्वार आ जाएगा, कहीं 11:30 में उच्च ज्वार आएगा। समय का भी एक अंतर होता है। यानी कि न्यूटन के थ्योरी में और जो अब तक आपने सीखा, इसमें कहीं न कहीं एक भीषण दोष है और टाइड के फिनोमेना को न्यूटन का सिद्धांत पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पा रहा है। यानी हम लोगों को अन्य सिद्धांतों की आवश्यकता है और सर्ववैज्ञानिक सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत वो कौन सा होगा, उसकी परिपुष्टि करनी है आज। तो पहली आलोचना तो यही होगी न्यूटन की कि न्यूटन ने कहा कि एक देशांतरीय परिघटना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और एक ही देशांतर पर कभी भी एक ही समय में उच्च अथवा निम्न ज्वार उत्पन्न नहीं होते। ऐसा नहीं होता है। ज्वार या भाटा नहीं आता है एक साथ। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक पैराग्राफ में आप लिखो। दूसरा लिखो, इन्होंने पृथ्वी को जलीय ग्रह माना, जो उचित नहीं है। जो उचित नहीं है। पृथ्वी पर तो थल और जल दोनों है,
अरे इन्होंने जलीय तंत्र मान लिया पृथ्वी को, और थल जहां भी होगा वहां पे टाइड कैसे होगा, उस देशांतर पर उस थल वाले भाग में टाइड का क्या परिघटना घटेगा। जल पे तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य करेगी, तो जल तो फ्लूइड है, फ्लूइड में मोशन उत्पन्न होगा, तरल है। लेकिन जहां पहाड़ है, ठोस है, वहां क्या होगा, ये कहीं नहीं है न्यूटन में। न्यूटन ने बहुत ही सरल करने का प्रयास किया और पृथ्वी को पूरा जलीय ग्रह मान लिया, जबकि टाइड को एक्सप्लेन करने के लिए थल जल के वितरण को समझना बहुत जरूरी है। ओके, इस पॉइंट को भी एक छोटे पैराग्राफ में अच्छे से लिखना है। सब कुछ हम ही नहीं लिखवाएंगे, हम लिखवा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। तीसरी आलोचना क्या होगी? तीसरी आलोचना होगी कि समुद्र के द्रोणी की गहराई, जो जल की गहराई है, उससे ज्वारीय तरंगों की ऊंचाई पर प्रभाव पड़ता है। मान लो कि तुम्हारे पास एक कटोरा है, कटोरे में तुमने पानी रखा हुआ है। अब कटोरे की जगह एक बाल्टी है, उसमें जल भरा हुआ है। तो अगर जल का दोलन करोगे तो दोनों के जल के दोलन में अंतर नहीं होगा। यानी समुद्र में जल की गहराई से ज्वार पर फर्क पड़ता है, ज्वार के आयाम, परिमाण, ऊंचाई पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन न्यूटन ने कहीं भी जल के गहराई का टाइडल फिनोमेना पे, ज्वारीय परिघटना पर कोई प्रभाव का जिक्र कहीं नहीं किया। ये उचित नहीं है। ये होगा तीसरा पॉइंट। लिखा, जल की गहराई का टाइड के परिमाण और आयाम से संबंध होता है, जिसकी विवेचना न्यूटन के सिद्धांत में प्राप्त नहीं होती है। चौथा, पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव। पृथ्वी स्टैटिक नहीं है, पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव। पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न होता है, डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन न्यूटन के टाइम में कोरियोलिस प्रभाव के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं था। तो न्यूटन ने अपने टाइडल थ्योरी में पृथ्वी के घूर्णन और कोरियोलिस प्रभाव और फेरेल के नियम, इनका कहीं प्रयोग नहीं किया है। इसलिए इनके सिद्धांत में रूपांतरण की आवश्यकता है, मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि टाइडल परिघटना को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त पृथ्वी की घूर्णन गति और पृथ्वी का जो कोरियोलिस इफेक्ट है वो भी प्रभावित करता है। तो आप लिखोगे कोरियोलिस प्रभाव के द्वारा ज्वार का रूपांतरण होता है, जो इस सिद्धांत में अनुपस्थित है। इस सिद्धांत में इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। फिर लिखो, OBR, ओशियन बॉटम रिलीफ, महासागरीय नीतल के उच्चावच, OBR। महासागरीय नीतल के उच्चावच भी ज्वारीय तरंगों को प्रभावित करते हैं, ज्वारीय दोलन को प्रभावित करते हैं। न्यूटन में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट,
न्यूटन के अनुसार टाइड्स आर डिस्क्रीट राइज एंड फॉल इन द सी लेवल, जो बिल्कुल गलत है। न्यूटन के अनुसार ज्वार समुद्र तल में लंबवत उत्थान एवं पतन है। लंबवत उत्थान एवं पतन है। जबकि वास्तव में ज्वारीय परिघटना में जल का क्षैतिज विस्थापन ज्वारीय परिघटना में जल का क्षैतिज विस्थापन प्राप्त होता है। सिर्फ समुद्र तल में उत्थान और पतन नहीं है, बल्कि जल का क्षैतिज विस्थापन होता है और टाइडल वेव और टाइडल करंट्स उत्पन्न होते हैं। इस बात का जिक्र कहीं भी न्यूटन ने नहीं किया है। वो सिर्फ समुद्र तल में उत्थान और पतन की बात करते हैं। तो टाइड की पूर्ण व्याख्या न्यूटन नहीं कर पाते हैं। टाइड में उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, बस वहीं तक न्यूटन मान्य होंगे और उसके बाद उनकी मान्यता खत्म हो जाती है। आवश्यकता है नए सिद्धांतों की, आवश्यकता है नए उपागम की, आवश्यकता है टाइड को क्षेत्रीय प्रादेशिक परिघटना के रूप में देखने की, आवश्यकता है कि ज्वार को हम लोग समुद्र में क्षैतिज प्रवाह के रूप में भी विश्लेषण करें, ज्वार को हम लोग तरंगित परिघटना के रूप में भी देखें। अब आवश्यकता यह है कि न्यूटन के 200 साल के बाद फिर एक नया सिद्धांत आया और 200 साल तक न्यूटन बिल्कुल अनचैलेंज्ड रहे। हम लोगों को कई बार लगता है ना कि जो एक सिद्धांत आ गया बस यही अंत है, लेकिन हर बार विज्ञान 100-200 साल के बाद आगे बढ़ जाता है और फिर लगता है कि अब तो कुछ और होगा। जैसे जब पहला कंप्यूटर बना था तो कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एक बड़े हॉल में एसी चलाया जाता था। या पहले कार बनने थे, जीप बनने थे, बचपन की भी याद है मुझे। तो जीप में पानी डालना, उसको ठंडा करना, फिर वो 20-30 किलोमीटर चल के गर्म हो जाता था, फिर ठंडा पानी डालो। तो वो सब टेक्नोलॉजी उस समय लगता था कि बस यही सबसे अल्टीमेट चीज़ यही आया धरती पे। अब जीप बन गया है। अब आप देखो कि सुपरसोनिक जेट्स बन रहे हैं और वैसा भी समय आएगा जब मानव एक अंतरिक्ष यान बनाएगा और लाइट के वेलोसिटी के बराबर तो नहीं, लेकिन साउंड के वेलोसिटी पे तो चलेगा ही चलेगा। अब इमेजिन करो कि इंसान का लाइफ कहाँ जाने वाला है और हम लोग अभी बैठ कर के धर्म और जाति और क्या कूट रहे हैं इस दुनिया में। फेथ इंपॉर्टेंट चीज है।
आस्था इम्पॉर्टेंट है, हम मानते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य भावनात्मक होते हैं, हम लोग भावना से बने हुए हैं। तो जब हम लोग भावनात्मक होते हैं तो आस्था बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो आस्था माता पिता में हो, वो आस्था प्रेम के रूप में किसी स्त्री या पुरुष विशेष में हो, वो भक्ति के रूप में भगवान में हो, वो श्रद्धा के रूप में गुरु में हो, तो ये आस्था बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो अंधी आस्था होती है ना, वो इंसान को सचमुच में अंधा कर देता है। और जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक सबसे बड़ा अफीम है, अफीम नशा है, जो मास ओपियम कहा, मास सिडक्शन करता है। जो विशाल विशाल समुदाय को 50 करोड़ 100 करोड़ लोगों को एक साथ अंधा करके रख देता है। उसका निराकरण सिर्फ और सिर्फ विज्ञान में है। और जैसे ही वैज्ञानिक सोच आपके अंदर में आएगा और आप समझना शुरू करोगे, तो आप अपने प्रेजेंट में तो बहुत बड़ा रेबेल नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपके माता पिता, आपके जो सराउंडिंग है उसमें आप विद्रोही बन जाओ, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन आपके जो आने वाले जनरेशन्स होंगे उनको फ्रीडम देना, उनको लिबर्टी देना, उनको वैज्ञानिक बनाना, उनको जीवन के मर्म को समझाना, ये आपका उत्तरदायित्व अवश्य है और आप लोग इसको निभाओगे, मुझे मालूम। न्यूटन के बाद चलते हैं प्रवचनोपरांत। प्रवचन देने की आदत है ना मुझे बीच बीच में, तो प्रवचनोपरांत चलते हैं। न्यूटन के बाद दूसरा थ्योरी है डायनामिक थ्योरी बाय लाप्लास, गतिकीय सिद्धांत लाप्लास के द्वारा, जो मैंने आप लोगों को टाइटल लिखवाया हुआ है। और अब लाप्लास के सिद्धांत को समझाते हैं। फिर पूर्णिमा में विरोधी शक्ति कम हो सकता है। सर कुछ बुक्स में सेंटर ऑफ मास अर्थ के सेंटर को लिया है, गलत है। वो तो बिल्कुल गलत है। सेंटर ऑफ मास अर्थ के सेंटर में नहीं आएगा। ओके, लाप्लास का सिद्धांत देखते हैं। लाप्लास क्या कहते हैं, ध्यान से देखना कि मान लो कि ये हमारा 0 डिग्री मेरिडियन है और ये 0 डिग्री मेरिडियन मैंने ऊपर लिया हुआ, ये हमारा 0 डिग्री मेरिडियन है और ये इक्वेटर मानते हैं, ये हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटर है और ये हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ऐसे चला आ रहा है। पूरे पृथ्वी का गोला नहीं लिया है, वैसे लिया है। अब मान लो कि चंद्रमा के नीचे, ये मून के नीचे मेरिडियन लंबवत पड़ रहा है, ये लंबवत हो रहा है मेरिडियन। तो यहां पर क्या होता है, लाप्लास के अनुसार क्या होता है कि यहां पर ये कहते हैं कि भाई लैंड भी है, वाटरी प्लेनेट तो है नहीं, न्यूटन का विरोध करते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी में तो लैंड भी है, ये देखो लैंड का पार्ट है, कॉन्टिनेंट है और ये जो है ये हमारा समुद्र है, ये हमारा समुद्र है। तो आप लैंड और सी को देखो, तो जैसे ही इनके अनुसार जैसे ही चंद्रमा समुद्र के तल पर आएगा तो सबसे पहले तो इसी में एक वेव उत्पन्न करता है। ये देखो ये वेव है, ये वर्टिकल वेव है। समुद्र का जल चंद्रमा के नीचे लंबवत एवं
नजदीकतम होने की स्थिति में उस देशांतर पे जल स्विंग करेगा, ऑसिलेट करेगा, चंद्रमा के नीचे दोलन करेगा। और जब दोलन करेगा तो ये वर्टिकल वेव उत्पन्न होगा, वर्टिकल वेव उत्पन्न होगा, लंबवत तरंगे बनती है इसके नीचे। फिर कहते हैं कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन हो रहा है, पृथ्वी का परिक्रमण हो क्या हो जा रहा है, रोटेशन हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन हो रहा है। तो रोटेशन होने के कारण ये जो बल्ज है ये टूट करके इस दिशा में इस तरह से बिखर जाएगा, और बिखरने के बाद ये तरंग के रूप में क्षैतिज संचरण करता है। यही बनता है आपका टाइडल वेव, टाइडल वेव। और ये जो टाइडल वेव बन रहा है वो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, ये हमारा पूर्वी तट है, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ज्वार उत्पन्न करेगा जहां तरंगे आएंगी। इन्होंने ये मॉडिफिकेशन यहां पे किया, और इनके अनुसार यहां से देखो जल ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहां से जल ऊपर की ओर जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा, भाटा। और इस भाग में जहां जल का संचयन हो रहा है, समुद्र तल ऊपर उठ रहा है, यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा ज्वार। तो उन्होंने ज्वार और भाटा को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया, है ना। ये थ्योरी है सविंदर सिंह में या अन्य पुस्तकों में है, लेकिन पता नहीं क्यों उस मूल रूप में नहीं लिखा जाता है, समझाया जाता है, जैसा कि वास्तव में लाप्लास कोशिश कर रहे थे समझाने का। लेकिन आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोग देखो कि लाप्लास ने क्या किया कि मून के नीचे सबसे पहले वर्टिकल वेव्स उत्पन्न किया। इसी को हम लोग स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। और स्टैंडिंग वेव ये बनता है फिर पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जो इधर से इधर फोर्स लगा रही है, तो ये टूट जाएगा ये वेव, और टूट करके द वाटर विल स्प्लैश ओवर एंड ट्रैवल एज ए हॉरिजॉन्टल टाइडल वेव्स। हॉरिजॉन्टल टाइडल वेव बन करके ये क्षैतिज चलता है। तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, इनके अनुसार पूर्वी भाग में ज्वार उत्पन्न होगा, उच्च ज्वार आएगा। जबकि पश्चिमी भाग में क्या हो जाता है कि वहां पे वहां पे भाटा की स्थिति उत्पन्न है, वहां से पानी का पुल हो जा रहा है। तो इनका कहना है कि ज्वार और भाटा दोनों एक समय आएगा और पूर्वी और पश्चिमी तट पर अलग अलग रूप में आता है। सिद्धांत सही नहीं है, सिद्धांत गलत है। इसमें न्यूटन से भी ज्यादा दोष उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जो भी ज्वार देखा जाएगा वो ऐसा कभी नहीं होता है कि पूर्वी तट पर आए और पश्चिमी पे क्या उच्च ज्वार नहीं आएगा, आएगा ना। मुंबई में क्या उच्च ज्वार नहीं आता है, आता है ना। तो ये सिद्धांत मूल रूप से गलत हो गया। इन्होंने, लगता है कि ये भी 1890 के आसपास के हैं, तो इन्होंने कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं लिया है कि सर्वे करे और घूमे। ये अमेरिका में इन्होंने देखा, फ्रांस में इन्होंने कुछ जो ऑब्जर्वेशन किया, तो उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन्होंने थ्योरी बना दिया। तो ये भी अनसाइंटिफिक हो गया थ्योरी। तो इस थ्योरी को तो बहुत ज़्यादा आज तक कभी पूछा नहीं है, और बहुत मुझे नहीं लगता है लिखवाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको, इस डायग्राम को बना लो और अपने शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करो, और हमारे नोट्स में तो रहेगा ही। तो आप इसको लिख सकते हो कि इन्होंने पृथ्वी को जलीय ग्रह न मान करके थल एवं जल का समुचित वितरण माना है। ज्वारीय तरंगों को इन्होंने वर्टिकल डिस्क्रीट राइज इन सी लेवल न मान करके, राइज एंड फॉल इन सी लेवल न मान करके, समुद्र तल में ज्वार को उत्थान पतन न मान करके उसको हॉरिजॉन्टल वेव के रूप में देखा है, क्षैतिज टाइडल तरंग के रूप में देखा है। जो इनका एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है कि इन्होंने टाइड्स को समुद्र तल में उत्थान पतन की तरह न देख करके टाइडल वेव के रूप में देखा। ये इनका एक अचीवमेंट है। फिर क्या है कि इन्होंने जो बात की जल के विस्थापन की टाइड में, वो सचमुच में विस्थापन होता है। तो कुछ अच्छे पॉइंट्स भी इनके हैं। पहली बार इन्होंने कोशिश किया कि पृथ्वी के रोटेशन को भी हम अंदर में लाएं और पृथ्वी के रोटेशन के आधार पर भी टाइड की व्याख्या करने का प्रयास करें, थल जल के वितरण को दर्शाते हुए टाइड का व्याख्या करें। तो ये इनका पॉजिटिव पॉइंट्स है।
तो ये है आपके लाप्लास डायग्राम बनाइए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। हाँ, लाप्लास तो 1755 के ही हैं, 1800 तो हम गलत ही कह रहे हैं। लाप्लास 1755 के है। डन। लाप्लास 1755 का है। ओके, तीसरे सिद्धांत पे आओ। और तीसरा सिद्धांत हमारा है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी बाय विलियम वेवेल। बाय विलियम वेवेल। इसको लिखना पड़ेगा, ये थ्योरी थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, इसको लिखना पड़ेगा। लिखो, विलियम वेवेल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत में, प्रगामी तरंग, विलियम वेवेल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत में प्रदुम्न ज्योग्राफी ऑप्शनल करने से पीटी का 80% तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे मान लो कि जो वर्ल्ड मैपिंग का पार्ट है और बहुत सारा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में जो पार्ट आता है पीटी में, या जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में पीटी के दृष्टिकोण से भाग आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पे, वो चीज़ कभी भी ऑप्शनल में कवर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शनल का अप्रोच अलग होता है। तो आप लोग को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। आप प्रदुम्न ने पूछा है करियर व्हील पे जो क्लास चल रहा है उस पर होगा, बिल्कुल होगा उस पर। अभी तो सारा क्लास लीक हो रहा है, या समझो सब फ्री में बट रहा है। बहुत जल्दी ही उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, 8-10 दिनों में। जानबूझ करके भी लीक करवाया जाता है कई बार, जैसा कि हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर कह रहे हैं। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन तो अब आप लिखो, हाँ लिखो, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी बाय विलियम वेवेल। प्रगामी तरंग सिद्धांत में विलियम वेवेल ने न्यूटन के दोषों को, दोषों के निवारण का प्रयास किया है। दोषों के निवारण का प्रयास किया है।
देखो, इन्होंने पृथ्वी पर थल एवं जल के वितरण को ज्वारीय परिघटना में महत्वपूर्ण कारक माना। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध जलीय गोलार्ध है, महाद्वीप अनुपस्थित है, जलीय गोलार्ध है, अतः चंद्रमा की ज्वारीय शक्तियां दक्षिणी गोलार्ध के महासागरीय तल पर दोलायमान या ऑसिलेटरी वेव उत्पन्न करती हैं, दोलन तरंगें उत्पन्न करती हैं। दोलन तरंगें उत्पन्न करती हैं। दोलन तरंगें उत्पन्न करती हैं। जिन्हें स्टैंडिंग वेव माना गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, अतः पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, अतः ये तरंगे या स्टैंडिंग वेव घूर्णन के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम प्राथमिक तरंगों के रूप में संचरित हो जाती हैं। प्राथमिक तरंगों के रूप में संचरित हो जाती हैं, जिसे प्राथमिक तरंगों के रूप में संचरित हो जाती हैं, जिसे प्रगामी तरंग भी कहते हैं। प्रगामी तरंग भी कहते हैं।
प्रगामी तरंग भी कहते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट। ये प्रगामी तरंगे महाद्वीपों के दक्षिणी अंतरीपों से महाद्वीपों के दक्षिणी अंतरीपों से टकराकर उत्तर की ओर संचरित हो जाती हैं। जहां इन्हें द्वितीयक तरंग कहा जाता है, जहां इन्हें द्वितीयक तरंग कहा जाता है, सेकेंडरी वेव्स। चूंकि महासागर उत्तर की ओर संकीर्ण है, उत्तर की ओर संकीर्ण है, अतः इन तरंगों की गति उत्तर की ओर बढ़ती चली जाती है। बहुत बड़ा दोष है ये, गलत कह रहे हैं ये। उत्तर की ओर बढ़ती चली जाती है। उत्तर की ओर बढ़ती चली जाती है। तथा ये मध्य महासागरीय कटक महासागर के नीतल के उच्चावच को भी जोड़ रहे हैं सिद्धांत में। मध्य महासागरीय कटकों से टकराकर व्युत्पन्न तरंगों के रूप में, डिराइव्ड वेव्स के रूप में, व्युत्पन्न तरंगों के रूप में महाद्वीपों के समानांतर तटों पर, महाद्वीपों के समानांतर तटों पर एक साथ ज्वार उत्पन्न करते हैं। एक साथ ज्वार उत्पन्न करते हैं। तथा ज्वार दक्षिण से उत्तर की ओर निरंतर प्रसरित होता चला जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर ज्वार निरंतर फैलता है, प्रसरित होता है।
प्रसरित होता है। फिर लिखो इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार ज्वार में क्षैतिज संचरण है तथा एक ही देशांतर पर ज्वार अलग अलग समय पर प्रकट होते हैं, अलग अलग समय पर प्रकट होते हैं तथा ज्वारीय परिघटना में तट की आकार की एवं नीतल के उच्चावच्य का ज्वारीय परिघटना में तट की आकार की एवं नीतल के उच्चावच्य का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात वेवेल ने न्यूटन में निहित दोषों को मुक्त करने का प्रयास किया है। हालांकि इसमें वो पूर्णतः विफल रहे। समालोचना चल रहा है। लिखो प्रथमतः दक्षिणी महासागर में स्टैंडिंग वेव जैसी परिघटना अनुपस्थित है। पुनः प्राथमिक तरंगें दक्षिणी महासागर में प्रकट नहीं हो सकती क्योंकि उन अक्षांशों पर पश्चिम पछुआ प्रवाह प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट लिखो या अगला पैराग्राफ बना के लिखो। ज्वार किसी भी दशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रसरित नहीं होते। अर्थात ज्वार पहले दक्षिण अमेरिका में फिर उत्तरी अमेरिका में प्रकट नहीं होता।
बल्कि एक साथ भी प्रकट होता है, बल्कि एक साथ भी प्रकट होता है। अतः सिद्धांत का मूल भाव अवैज्ञानिक है। सिद्धांत का मूल भाव अवैज्ञानिक है। और एक और लिखो, फिर कल समझाएंगे कि ज्वारीय तरंगे दक्षिण से उत्तर संचरित होने पर, ज्वारीय तरंगे दक्षिण से उत्तर संचरित होने पर उनमें मंदन होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ता है। मंदन होगा, न कि उनके वेलोसिटी में वृद्धि होगी, न कि उनके गति में वृद्धि। कल मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।